हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में उत्तर लेखन श्रृंखला शुरू की हुई है। उसमें आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में। उसके बारे में एक कथन मिलता है कि वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली शासक था, लेकिन वह दुर्भाग्यशाली भी था क्योंकि उसने जो कार्य किए वो सभी कार्य असफल हो गए। ठीक है ना। इसीलिए उसके बारे में एक कथन बनता है, और कथन बनता है तो यहीं से एक प्रश्न भी बनता है। ठीक है ना। तो इस बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के रिप्लाई दीजिए कि क्या आप लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और उसी के बाद हम लोग क्लास डिस्कस करना शुरू करते हैं। एवरीबॉडी वेरी वेलकम्स यू ऑल। ठीक है, चलिए, तो अच्छी बात है आप लोगों ने बताया। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, इस प्रश्न में जो दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक एक अद्भुत प्रतिभाशाली और परंतु दुर्भाग्यशाली शासक था, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम प्रश्न की मांग को समझेंगे, और प्रश्न की मांग के अनुसार दो चीजें हैं। एक तरफ उसकी प्रतिभा के बारे में बात की गई है, प्रतिभाशाली था यानी कि उसके अंदर प्रतिभा थी। तो प्रतिभा पता कैसी चलेगी? प्रतिभा पता चलेगी उसके द्वारा किए गए कार्यों से। बात समझ गए? तो यानी कि उसने अपने शासक बनने के बाद जो जो कार्य किए हैं उसके अनुसार ही उसकी प्रतिभा का पता चलेगा कि उसके अंदर कैसी प्रतिभा थी। और दूसरी तरफ वह दुर्भाग्यशाली था, इसका पता कैसे चलेगा कि जब उसके द्वारा किए गए कार्य असफल हो गए तो वो किन कारणों से असफल हुए वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि उसके कार्यों की सफलता असफलता के आधार पर ही हम उसकी प्रतिभा और दुर्भाग्य को समझने की कोशिश करेंगे, और यही पूछा गया है। ठीक है ना। और आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब है उसके सभी पक्ष और विपक्ष को संतुलित करके लिखना, क्रिटिकली एनालाइज करना, क्रिटिकली एवेल्युएट करना। ठीक है ना। तो यानी कि अपना मत उस पर रखना है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए। तो भूमिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक है। वह अपने समय का योग्य, विद्वान और प्रतिभाशाली शासक भी था, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसने अनेक अच्छे कार्य किए और साम्राज्य के हित में, परंतु सभी कार्य सफल नहीं हुए। इसलिए उसे दुर्भाग्यशाली भी माना जाता है, क्योंकि उसकी योग्यता के अनुसार तो बहुत अच्छे कार्य थे और बाद में जाकर के वही कार्य सफल होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसके समय में सफल नहीं हुए। इसलिए हम उसको दुर्भाग्यशाली मान लेते हैं। जैसे उसके कार्यों के बारे में बात की जाए तो कार्य क्या है? बेसिकली कार्य है उसके द्वारा किए गए प्रयोग, और प्रयोग सारे के सारे उसके असफल हो गए। इसलिए उसको क्या माना जाता है कि वह दुर्भाग्यशाली है, बशर्ते कि उसको मान के चलें कि हां वास्तव में वो उसके कार्य बहुत अच्छे थे लेकिन असफल हो गए। ओके, तो ये एक कंसेप्ट था। तो चलिए इसको हम एनालिसिस करते हैं। भूमिका हमने लिख ली, अब इसके अंदर के कंटेंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप में से जो भी छात्र हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से 300+ मार्क्स लाए जा सकते हैं, और जिनको मुझ पर भरोसा है और मैं उनको भरोसा को तोड़ने भी नहीं दूंगा, तो वो आराम से हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसकी विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि जो लोग कहते हैं कि ये बड़ा सब्जेक्ट है, तो यही सबसे बड़ी विशेषता है कि ये बड़ा नहीं है, जीएस से बहुत छोटा है। जीएस के बहुत सारे टॉपिक हमें को इसमें नहीं पढ़ने पड़ते, फैक्ट्स नहीं पढ़ने पड़ते, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हमको पढ़ने ही नहीं होते। दूसरा विशेषता है कि यह करंट अपडेट नहीं होता, यानी कि आप एक बार पढ़ लीजिए और उसको बार बार पढ़ते रहिए, उसको अच्छे तरीके से ग्रिप बना लीजिए। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसकी कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थिंकर नहीं है, कोई चिंतक नहीं है, बल्कि सीधा इतिहास है। और इतिहास में कंसेप्ट प्रदान होता है, यानी कि फैक्ट्स नहीं कंसेप्ट। और कंसेप्ट बोले तो
कंसेप्ट का मतलब होता है यहां पर कि कोई भी घटना इतिहास में हुई थी तो क्यों हुई थी और कैसे हुई थी, बस दो चीजें आपको जाननी है। बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी भाषा में आंसर लिख करके आओगे, नंबर बूम करके आएंगे। और लोग जब इसको इग्नोर करते हैं तो उनके जीएस में भी मार्क्स डाउन हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं मेरे साथ। जब मैं आराम से इसमें नंबर भी लेकर के आया, मेरे साथ के सभी स्टूडेंट, सभी जो लोग थे और जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने मेरी बात को समझा, जिस मेरी बात को फॉलो किया, उनके आराम से 60% से ज्यादा नंबर आए हैं। कई सारे तो सोचिएगा कि हिस्ट्री से अपने मेरे पढ़ने के बाद में यूजीसी नेट वगैरह सब जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई करके आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह पता नहीं क्या क्या बन गए मेरी क्लासेस को करके ही। अब आप समझ सकते हैं। तो इस बैच को हम लोगों ने 8 जुलाई को स्टार्ट किया है। अभी इसमें एडमिशन ओपन है, तो आप लोग इस बैच को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अभी स्टार्टिंग हुई है, 2 लेक्चर निकले हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी जो फीस होगी मात्र 15,999 रुपए, MK लाइव कोड यूज करने के साथ ही। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो ये रहा मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप चाहते हैं तो कोई भी डाउट है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, कुछ भी तरह के कोई भी मन में शंका है, किसी तरह की कोई भी डिस्कस करना है, तो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9540565652। ये मेरा नंबर है, लेकिन कॉल नहीं प्लीज, केवल व्हाट्सएप या टेलीग्राम। कुछ भी करिए, जुड़िए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको मुझसे डिस्कस कीजिए डायरेक्टली। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि उसके अंदर के कंसेप्ट को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि प्रतिभाशाली कैसे था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक। कहा जाता है कि कम से कम 4 से 5 भाषाएं आती थी और लगभग हर प्रकार के विषय पर उसका अपनी गिरफ्त थी। यानी कि 5 भाषाएं उसको आती हैं और लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो विषय हैं उन सभी पर उसकी विशेषज्ञता है। सभी विषयों का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है ना। ये तो उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई और सारी चीजों को लेकर के वो विद्वान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो विद्वान है। एक दूसरा बात यह है कि उसने कई सारे ऐसे कार्य किए जो उसके एक अच्छे शासक होने के नाते उसने काम करने की कोशिश की। सबसे पहला कार्य किया उसने, पूरे साम्राज्य में एकता लाने की प्रयास किया, एकता का प्रयास किया। पूरे साम्राज्य में एक करने की कोशिश की, अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश की उसने, अखिल भारतीय साम्राज्य। और वो भारतीय साम्राज्य केवल इस आधार पर नहीं, केवल भौगोलिक स्तर पर नहीं, भौगोलिक के साथ साथ उसने सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर भी एकता लाने की कोशिश की। और ऐसा करने वाला पहला शासक है सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर, यानी कि उसने सभी धर्मों का सम्मान किया, यानी चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्म के लोगों से मेलजोल बढ़ाया, सारी चीजें की। ठीक है ना। और दूसरी चीज उसने क्या किया, होली वगैरह के त्योहार वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। जैन धर्म, जैन साधु संत वो उसके मित्र हैं, ये खास बात है। दूसरा उसने एक काम और किया सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कि उसने योग्य लोगों को अपने सेवा में भर्ती किया, योग्य लोगों की भर्ती की, योग्य लोगों की, चाहे वो किसी भी धर्म समाज के किसी भी क्षेत्र के हों, कैसे भी हों। भौगोलिक स्तर पर उसने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाकर उसको राजधानी बनाने का प्रयास किया। राजधानी का उसने प्रयास किया किसके माध्यम से कि भाई दौलताबाद एक दक्षिण की राजधानी होनी चाहिए, एक उत्तर की राजधानी होनी चाहिए, और इसके माध्यम से क्या होगा, उनका सांस्कृतिक समन्वय भी होगा।
सांस्कृतिक समन्वय। तो बताइए कितना अच्छा कोशिश है उसकी एक अच्छे शासक के रूप में। प्रशासनिक एकता, सांस्कृतिक समन्वय, ये सब उसने एक करने की कोशिश की, ठीक है ना। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हिंदू मुस्लिम एक करने की कोशिश की। दूसरा उसने क्या किया, एक मिश्रित कुलीन वर्ग की परंपरा को विकसित किया, यानी कि केवल उच्च कुल नहीं बल्कि मिश्रित कुलीन वर्ग की परंपरा को बढ़ावा दिया। अमीर वर्ग जो है वो सभी के लिए उसने दरवाजे खोले, यानी कि अमीर के लिए सभी वर्ग शामिल, सभी वर्ग, यानी कि उच्च पदाधिकारी जो हैं सभी वर्गों के बनाए जा सकते हैं, जिससे कि वह साम्राज्य में संतुलन ला सके, किसी एक वर्ग का प्रभाव ना बढ़ जाए, ठीक है ना। तीसरा, उसने उलेमा पर नियंत्रण रखने की कोशिश की, उलेमा पर नियंत्रण रखने की कोशिश, इसलिए जिससे कि धर्म का प्रभाव उसके राज्य पर ना पड़े, धर्म अपना काम करे, राजनीति अपनी जगह पर काम करे, यानी अलाउद्दीन खिलजी की तरह हम कह सकते हैं। न्याय संबंधी सारी चीजें उसने अपने हाथ में रखने की कोशिश की, ठीक है ना। चौथा, उसने सक्रिय विदेश नीति को अपनाया, सक्रिय विदेश नीति। कई सारे राज्यों, कई सारे देशों के साथ उसने अपने दूतों का आदान प्रदान किया, दूतों का आदान प्रदान। दूतों का आदान प्रदान किया, अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की 8 देशों के साथ में, विशेषकर 8 देश। अब आप समझ लीजिएगा, तो ये उसके कार्य हैं। और उसने आर्थिक सुधार के लिए भी प्रयास किए हैं, आर्थिक सुधार के लिए भी उसने प्रयास किए हैं। ये देखेंगे तो इसके अलावा उसके आर्थिक सुधार के प्रयास, आर्थिक सुधार के अंतर्गत उसने क्या क्या किया। नंबर 1, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, कृषि के विस्तार के लिए, कृषि के लिए उसने क्या किया, एक विभाग बनाया, दीवाने अमीर को ही, अमीर को ही, ठीक है ना। दूसरा, उसने कृषि के विकास के लिए उसने कृषि ऋण दिया, ऋण दिए। कृषि के विस्तार के लिए कृषि भूमि का विस्तार किया, भूमि का विस्तार किया, विस्तार करने का प्रयास किया, वो भी वैज्ञानिक तरीके से, कि कृषि भूमि का विस्तार किया जाए भाई, ये काम किया उसने, ठीक है ना। और दूसरा, उसने इसी समय चांदी के संकट से निपटने के लिए, चांदी के संकट से निपटने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी उसने सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रयास किए थे, और चाहे राजधानी परिवर्तन हो या उसके सांकेतिक मुद्रा हो, कृषि विभाग की गतिविधियां हो या कोई अन्य कार्य हो, उसने एक अच्छे शासक के तौर पर, दूरदर्शी नीति के तौर पर इन सारे प्रयासों को करने की कोशिश की। यही उसके प्रयोग हैं, यही उसके प्रैक्टिकल हैं, जिनको आप समझ सकते हो। अब बताइए, ये क्या कार्य गलत हैं क्या? ये नहीं, कोई गलत नहीं है। ये सब उसकी अच्छी प्रतिभा को दर्शाते हैं कि हाँ, ये प्रतिभा के कार्य हैं। वो एक अच्छा शासक है। शासक का मतलब होता है कि वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म का शासक ना हो, बल्कि सभी लोगों का, सभी प्रकार की संस्कृति का, सभी क्षेत्र का शासक हो। उत्तर दक्षिण के मध्य एक समन्वय बनाने की कोशिश करता है। तो ये उसके द्वारा किए गए कार्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह असफल हुआ। वही उसके दुर्भाग्य था, वह असफल हुआ, क्योंकि सभी प्रयोग उसके असफल हो गए, सभी प्रयोग असफल हुए। जितने भी प्रयोग थे, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग हो, चाहे राजधानी परिवर्तन का प्रयोग हो, क्योंकि सभी प्रयोग असफल हुए, क्योंकि सभी जो प्रयोग थे उन्हें
उसे वापस लेना पड़ा। ठीक है ना, सभी के सभी। और ऐसी कंडीशन में उसका काफी बदनामी हुई और उसका बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान भी हुआ। ठीक है ना। और उसके बाद वह स्वयं कहता है कि मेरा राज्य जो है, मेरा राज्य बीमार पड़ गया है, जितना इलाज करता हूं उतना ही और ज्यादा बीमार हो रहा है। यानी कि अब उसकी मजबूरी को समझिए कि मैं जितना इलाज करने की कोशिश करता हूं उतना ही ज्यादा बीमार हो रहा है। ठीक है ना। अब आखिर कारण क्या था, आखिर क्यों का असफल हुआ? कारण उसके दुर्भाग्यशाली होने के। नंबर 1, पहला कारण, उसकी योग्यता को जनता और जो अधिकारी हैं नहीं समझ पाए। उसकी जो नीतियां समय से आगे की थी। कोई सोच नहीं सकता, नीतियां समय से बहुत आगे की थी। आगे जाकर के सोचिए, आज हम सांकेतिक मुद्रा का यूज करते हैं कि नहीं करते? नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस समय वो पहली बार था। ठीक है ना। नीतियां समय से बहुत आगे की थी, जो जनता की समझ में नहीं आई, नहीं समझ सकी। ठीक है ना। तीसरा, वह स्वयं जल्दीबाजी करने वाला शासक था। यानी कि तुरंत ही उग्र हो जाता था, उसे रिजल्ट चाहिए थे कुछ समय के बाद ही। लोग नहीं समझ पाते थे तो वो नहीं कर पाया, इसे विड्रॉ कर लेता था। उसकी कमियां नहीं दूर करता था, कमियां क्या हैं, बल्कि उसको विड्रॉ कर लेना था। ठीक है ना। चौथा, प्रत्येक कार्य के लिए हमेशा शासक ही जिम्मेदार नहीं होता। जनता, शासक, प्रशासक सब जिम्मेदार होते हैं। जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसका इंचार्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी अच्छाई बुराई सभी चीजों को वो समझे, उन सारी चीजों को वो समझे। ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तो ये एक कंसेप्ट था, इसी वजह से वो दुर्भाग्यशाली रहा और वो असफल हो गया। ओके, तो समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या कारण है, कैसे कैसी चीजें हैं। ये इसका कंसेप्ट है। इस तरीके से आप पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है ना। और आप में से एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज हमारे न्यू सीजन हिंदी बैच 2 का लास्ट डेट है एडमिशन लेने का, जो कि 10 तारीख है। शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट हो गया है, तो आज आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको MK लाइव कोड यूज करके आप इस अमाउंट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में। हिंदी बैच आपका पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है, आपका स्टार्ट हो चुका, इंट्रो हुआ है, कल से प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी।
अगर आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एक रणनीति के साथ में, एक मेंटर के साथ मिलकर के, मेरे पर्सनल गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं स्पेशली, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम केवल आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं कराते, बल्कि आपके सिलेक्शन के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं, जितने पैटर्न पर हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको करवाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें आप लोगों को जो हम कराते हैं फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ में प्री की सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज, मेंस की सेपरेट क्लासेस और टेस्ट सीरीज, प्लस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। यानी कि अपने दिल्ली सेंटर पर आपको 4 महीने बुलाते हैं जब आपका प्री पास हो जाता है मेंस के लिए, और उसका रहने खाने पीने का खर्चा सब संस्थान देता है। सो इसलिए जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उस पर काम कर सके, हम आपके साथ मिलकर काम कर सके आपके रिजल्ट के लिए। घर बैठ करके इतने अमाउंट में सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ के साथ इसमें आपको 18 किताबों का, बेहतरीन किताबों का सेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।